देखिए, आज हम देखने वाले हैं एरर के बारे में। तो हम लोग जान चुके हैं त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रकार की होती हैं। और त्रुटियों में हमने उनका मापन जो है निरपेक्ष त्रुटि निकाल चुके हैं, हम आपेक्षिक त्रुटि निकाल चुके हैं, प्रतिशत त्रुटि निकाल चुके हैं। आज देखते हैं एरर प्रोपोगेशन कॉम्बिनेशन, मतलब ये कि त्रुटियों का संयोजन, है ना। तो ये उसकी डेफिनेशन है, मतलब इसको हमने बताया हुआ है कि जब कोई भौतिक राशि एक या एक से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है ना, तो उनमें से प्रत्येक के मापन में होने वाली त्रुटि परिणाम को प्रभावित करती है तथा मापी जाने वाली सभी भौतिक राशियों के मापन में होने वाली त्रुटियों का संयुक्त जो प्रभाव होगा उस भौतिक राशि के मान में त्रुटि का निर्धारण करती है, और यही त्रुटि का संयोजन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बता दूं कि मान लीजिए हमारे पास घनत्व की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये घनत्व जो है किन दो भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। तो ये घनत्व जो है वो द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब घनत्व किस किस पर, किन कौन कौन सी भौतिक राशि है, एक द्रव्यमान है और एक आयतन, दोनों भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। अच्छा, जब हम द्रव्यमान ले रहे थे तो उस समय कुछ त्रुटि हो सकती है ना, प्लस माइनस कोई भी त्रुटि हो सकती है, ठीक है, द्रव्यमान लेने पर। अच्छा, आयतन में जब हम लिए, आयतन को मेजर किया तो आयतन में कुछ त्रुटि हो गई, और जब दोनों में कुछ ना कुछ त्रुटि हुई तो ऑब्वियसली जब हम उसमें घनत्व निकालेंगे, इन दोनों भौतिक राशियों का मान निकाल करके जब हम घनत्व की गणना करेंगे तो वो निश्चित ही उसके जो इसका जो परिणाम होगा, इसका जो परिमाण होगा, या इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, प्रभावित होगी। और वो प्रभावित होगी मतलब ये है कि घनत्व जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी इनमें इसमें कुछ त्रुटि होगी, इसमें कुछ त्रुटि होगी, तो इसका जो त्रुटियों का जो संयोजन होगा, है ना, वो त्रुटि या संयोजन, जो त्रुटि इसमें भी कुछ ना कुछ इसके परिणाम में भी त्रुटि आएगी, और उसी त्रुटि या उनका जो संयोजन होगा, इन दोनों की त्रुटियों का जो संयोजन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका त्रुटियों का संयोजन। या फिर हम उसको उसके परिणाम में जो त्रुटि आएगी, जब हम इसका परिणाम निकालेंगे तो उसमें जो त्रुटि आएगी वो इनसे ही हमको प्राप्त होगी। बस समझ में आ रही है ना। अर्थात सीधी सी बात यह है कि त्रुटियों का संयोजन हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां हैं जो कि मूल राशियों से मिलकर बनी है, मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी हुई है। तो उनमें जब हम अलग अलग मापन लेंगे, जैसे सिंपल से एग्जांपल हम अभी ये चीज ले चुके, हम ये क्षेत्रफल ले सकते थे, जैसे आयत है, आयत की लंबाई और चौड़ाई, ये ब्रेड्थ हो गया और ये लेंथ हो गई, है ना। तो अब लेंथ में मतलब लेंथ में कुछ त्रुटि हो सकती है और ब्रेड्थ में भी कुछ त्रुटि। जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना, तो ऑब्वियसली जब इसमें कुछ त्रुटियां हैं, इसमें भी कुछ त्रुटियां हैं, तो क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो परिणाम में भी कुछ त्रुटि होंगी। तो जो परिणाम की त्रुटि होगी वो इन दोनों के त्रुटियों का संयोजन होगा। बस समझ में आ रही है। तो वो हम उसमें उस त्रुटि का जो निर्धारण है वो हम किसकी विधि, कौन सी विधि से करेंगे, त्रुटियों के संयोजन विधि से। तो यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो L इंटू बी गुणा हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, भाग हो गया, मतलब त्रुटियों का जो संयोजन है, गुणा के लिए देखेंगे हम, गुणा के लिए देखेंगे, भाग के लिए देखेंगे। अच्छा, इसका परिमाप हम निकालेंगे, तो परिमाप निकालेंगे, जैसे मान लो इसका परिमाप निकालता हूं मैं, क्षेत्रफल आयत का परिमाप, तो क्या हो जाएगा, L प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है ना परिमाप। आयत का जो परिमाप है क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई 2 गुना। तो यहाँ पर हम योग का संयोजन, योग भी निकालेंगे, योग के बाद अंतर के लिए भी निकालेंगे। संयोजन जो है हम चारों मेथड के लिए निकालेंगे, अंतर के लिए योग के लिए निकालेंगे, है ना, अंतर के लिए निकालेंगे, गुणा के लिए निकालेंगे और भाग के लिए निकालेंगे। तो सभी में जो त्रुटियों का संयोजन है, कि दो या दो, हमारे पास ऐसी बहुत सी भौतिक राशियां हैं जो 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियों से मिलकर बनी हुई है। उनमें कभी योगात्मक प्रक्रिया होती है, जैसे मैं अभी बात किया तुम्हारे आयत के क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ। क्षेत्रफल क्या है, व्युत्पन्न राशि, 2 भौतिक राशियों से मिलकर बनी है, लंबाई और चौड़ाई से। तो ऑब्वियसली यदि मुझे परिमाप निकालना होगा तो यहाँ योग करना होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर भाग, देखिए द्रव्यमान बटे आयतन, यहाँ भाग है, यहाँ गुणा है, और कई जगह अंतर करना होगा भौतिक राशियों के बीच। तो उनमें त्रुटियों का जो संयोजन होगा वो किस तरह से होगा, वो चीज हम इन चारों अलग अलग प्रक्रिया, मतलब संक्रियाओं के लिए हम करेंगे, ठीक है ना। किस किस के लिए, योग, अंतर, गुणा और भाग के लिए। तो सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं, योग और अंतर की त्रुटियों का जो संयोजन है वो हम किसके लिए देखने जाएंगे,
योग और अंतर के लिए। तो चलिए देखते हैं योग और अंतर के लिए। तो ये डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। तो योग और अंतर के लिए हम त्रुटियों का संयोजन देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए यहां पर योग के लिए, योग व अंतर दोनों एक साथ में आपको समझा रहा हूं ना, के लिए त्रुटियों का संयोजन, त्रुटियों का संयोजन ये है ना, इसको अपन लेते हैं। अब जैसे मैंने आपसे एक एग्जांपल लिया, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, एग्जांपल ले लेते हैं हम कि रायपुर या हम बोलेंगे कसडोल है ना से बलौदा बाजार, बलौदा बाजार कितनी दूर है? कसडोल से बलौदा बाजार हमारे पास हम लेंगे 30 किलोमीटर है ना। कुछ लोग बोलते हैं सर 29 है, तो हम बोल देते हैं ±1, क्योंकि जब हम बलौदा बाजार जाएंगे तो जरूरी थोड़ी कि बलौदा बाजार के बस स्टैंड तक ही जाएं। हम हो सकता है कि बलौदा बाजार से पहले 1 किलोमीटर पहले ही हमारा घर हो या 1 किलोमीटर बाद हो। यदि 1 किलोमीटर बाद होगा तो 31 किलोमीटर होगा हमारे लिए। मतलब ये जो है, ये जो एरर है यहाँ पे प्लस माइनस, मतलब ये कि 31 किलोमीटर भी चलना पड़ सकता है या 29 किलोमीटर भी चलना पड़ सकता है। मतलब बलौदा बाजार जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस 1 किलोमीटर पहले ही हमारा घर आ जाए, तो हमको कितना चलना पड़ा? 29, तो 30 में से 1 घट जाएगा। और एग्जैक्टली वहाँ के कसडोल के बस स्टैंड से बलौदा बाजार के बस स्टैंड का डिस्टेंस कितना है? तो 30 किलोमीटर, हम ये मान कर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये ±1 जो है वो डिपेंड करेगा, है ना। तो ये एक एरर है हमारे लिए, हमने 30 बोला एग्जैक्टली, यदि मुझे 29 चलना होगी तो ये एक हमारा क्या है? एरर है, ठीक है। फिर हमने बोला कि बलौदा बाजार से, बलौदा बाजार से रायपुर कितनी दूर है? रायपुर कितनी दूर है भाई? तो ये हमने बोला कि भाई ये 89 किलोमीटर ±2 हमने बोल दिया। हमने मतलब जैसे ही हम एंटर करते हैं कहाँ पर? रायपुर में एंटर करते हैं, बलौदा बाजार से रायपुर जाते हैं, तो हो सकता है रायपुर के 2 किलोमीटर पहले ही हमारा घर हो जाए, या 2 किलोमीटर रायपुर पहुँचने के बाद 2 किलोमीटर, तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि भैया कसडोल से रायपुर, कसडोल से रायपुर कितनी दूर है? तो हम कैसे बताएंगे कसडोल से रायपुर कितनी दूर है? तो हम क्या करेंगे, ये जो है ये वैल्यूज को तो हम ऐड कर देंगे, इतना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 8 और 3 11 ये। और यहाँ पर इसका क्या होगा? इसका तो हमेशा याद रखिएगा कि जो एरर्स होती हैं, है ना, जो त्रुटियां होती हैं, वो हमेशा क्या होती हैं? एडअप होती हैं। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ये ऐड हो जाएगा। और ये प्लस माइनस क्यों लगा के रखा हुआ है मैंने? तो मैंने आपसे कहा है कि ये 3 कम भी हो सकता है और 3 ज़्यादा भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो एडिशन हुआ, है ना। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा उल्टा करके लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि कसडोल से रायपुर, इसी को मैंने थोड़ा सा, ये एडिशन के लिए हुआ। किसके लिए हुआ? एडिशन के लिए हुआ, एडिशन के लिए, है ना। अब सब्सट्रैक्शन के लिए बनाते हैं तो अपन क्या करते हैं, कसडोल से रायपुर कितना है? तो हमने बोला 119 ±2 कर दिया मैंने, या 120 ले लिया, चलो 120 किलोमीटर हमारे लिए। तो हमको ये पता है, मोटा मोटा हिसाब हमारे पास वही है कि 120 किलोमीटर है, ठीक है। फिर हमने ये कहा कि कसडोल से रायपुर कितना है, और बलौदा बाजार से रायपुर कितना है? तो हमने बोला कि 90 किलोमीटर, प्लस माइनस मैंने क्या किया यहाँ पर 3 कर दिया अभी, ठीक है। देखिए बलौदा बाजार से रायपुर हमने कितना बोला? प्लस माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बलौदा बाजार से रायपुर कितना है? तो एक कम भी हो सकता है, एक ज़्यादा भी हो सकता है। इज इट क्लियर? ये हमारे पास एरर है, ठीक। अच्छा,
अब यहाँ पर हमको कोई पूछे कि भाई कसडोल से बलौदा बाजार हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे भाई? कसडोल से रायपुर हमको मालूम 120 प्लस माइनस अपने लिए 2 कम भी हो सकता है, 2 ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब 2 कम भी हो सकता है, 2 ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब 122 किलोमीटर भी पड़ सकता है, हमारे घर से हो सकता है 122 पड़े, ठीक है। बस स्टैंड से 120 किलोमीटर पड़ रहा है, ठीक है ना। बलौदा बाजार से रायपुर इतना है, तो हमको कोई बोला कि कसडोल से बलौदा बाजार की दूरी क्या होगी, तो अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। मतलब ये किसके लिए बन रहा है? सब्सट्रैक्शन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 और 1 कितना हुआ, प्लस माइनस 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 और ये हो गया 30। तो मतलब ये कि कसडोल से बलौदा बाजार क्या है, 30 किलोमीटर प्लस माइनस कम कर दिया। मतलब यदि हमने बोला इसमें एरर कितना है, यदि 3 किलोमीटर ज़्यादा, हमारे घर से हो सकता है 3 किलोमीटर ज़्यादा पड़े, यही। तो ये यहाँ पर देखिए हमेशा मैंने क्या किया है, यहाँ पे माइनस किया, ये इसको मैंने माइनस कर दिया, इसको घटा दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो एरर है, ये कभी नेवर बी माइनस, मतलब ये कभी माइनस नहीं होंगे, ये हमेशा क्या होंगे, एडअप होंगे। ये एक गलती दूसरी गलती को छुपाती नहीं है या कम नहीं करती है, वो उसको और बढ़ा देती है। तो गलतियां हमेशा जुड़ती हैं, तो ये क्या होंगी, एडअप होंगी। बस समझ में आ रही है? ये चीज़ें माइनस होंगी, ये माइनस होंगी, लेकिन ये चीज़ें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। अब छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू अपन उसको समझते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ के देखते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स मैंने उसके लिए लिए हैं, एक योग के लिए लिया हुआ है और एक घटाना। देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 छड़ों की लंबाइयाँ क्रमशः L1 दिया हुआ है, ये कितने सेंटीमीटर, तथा L2 हमको दिया हुआ है कितने सेंटीमीटर मापी गई है। जब इसको L1 को मापा गया तो उसमें प्लस माइनस 0.1 की त्रुटि है, ठीक है ना, सेंटीमीटर। तथा L2 को जब मापा गया तो 16.5 प्लस माइनस सेंटीमीटर की त्रुटि आएगी, कितनी, +1 की, यहाँ पर 0.1 की त्रुटि आएगी। प्लस माइनस मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये अपने पास आपकी त्रुटि है, ठीक है। तो अब यहाँ पर छड़ों की लंबाइयों का योग याद कीजिए। तो हमारे पास ये दोनों छड़ हैं, तो छड़ों की लंबाइयों का योग मतलब हमने L ले लिया, तो L बराबर क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 25.3 प्लस माइनस 0.1 प्लस 16.5 प्लस माइनस 0.1। तो याद रखिए, देखिए इसको तो हमको ऐड करना है, ये तो उसका ट्रू वैल्यू अपने पास ही है, ये अपना क्या है, ये कम हो सकता है, इतना कम भी हो सकता है, इतना ज़्यादा भी हो सकता है, यहाँ पर भी इतना कम हो सकता है, इतना ज़्यादा हो सकता है। प्लस माइनस का अर्थ ही यही है कि हो सकता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा प्लस माइनस मतलब जो अल्पतमांक है जितनी भी त्रुटि है, तो ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, इस तरह का है। मापा जाने पर ये थोड़ा सा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, कम, इतना कम या इतना ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे पहले तो ये तो एडअप हो जाएंगे, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8.6 + 5 हो जाएगा 11, 3 और ये 4, तो 41.8 प्लस माइनस 0.1 और 0.1 तो क्या हो जाएगा, 0.2। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर योग में तो समझ में आ गया कि योग में तो अपना ये प्लस माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस जो रिजल्टेंट होगा, जो अपने पास परिणामी लंबाई होगी, है ना, वो उसमें जो त्रुटि होगी वो कैसी होगी, या तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में जो त्रुटि होगी या तो प्लस होगा 0.2, है ना, 0.2, या तो माइनस होगा, ठीक है। अब एक द्रव का प्रारंभिक ताप इतना है, पहली बार हम उसको ताप मापे तो उसमें तो मतलब जो अंतर आया या उसमें जो त्रुटि आई वो क्या है, 0.1 डिग्री सेल्सियस की। तथा अंतिम जो ताप है वो कितना है, 82.7, ये हमारे पास 82.7 डिग्री यहाँ पे सेल्सियस। इसमें भी प्लस माइनस क्या है, 0.1 का अपने पास क्या है, अंतर है। तो बोलता है ताप में वृद्धि ज्ञात कीजिए, और ताप वृद्धि में संभावित प्रतिशत त्रुटि, तो मतलब हमको प्रतिशत त्रुटि भी निकालना है। इज दैट क्लियर? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा,
तो ये जो त्रुटि है हमारे पास, इसको हम निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं, इसकी अपेक्षिक त्रुटि भी हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये कौन सी त्रुटि है, निरपेक्ष त्रुटि, इतने का अंतर है। तो हम यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे, तो मैं निकालता हूँ डेल थीटा, कि मुझे निकालना है ताप में वृद्धि। तो भाई अंतिम ताप में वृद्धि में क्या हो जाएगा, प्रारंभिक ताप और ये अंतिम ताप है, तो हम क्या लिखते हैं, अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप, ऐसे लेंगे। भाई सीधी सी बात है, पहले तापमान 20 था और 20 से कितना हो गया, 40 हो गया। 20 डिग्री सेल्सियस था, अब 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हमारे पास जब हमको ताप में वृद्धि निकालनी, कितना बढ़ा, तो हम क्या करेंगे, 40 में 20 तो करेंगे, कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं, अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप। अंतिम ताप कितना है भाई, तो 82.7 डिग्री प्लस माइनस 0.1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस क्या है आपका 25.4 प्लस माइनस 0.1। तो यहाँ पर क्या माइनस होगा, ये से ये माइनस होगा, इससे ये माइनस होगा। देखिए कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, देखिए 82.7 और ये क्या हो जाएगा 25.4, ऐसे माइनस कर लीजिए, है ना। तो हो जाएगा तुम्हारे 3, है ना, 12 7 हो जाएगा, हो गया 7 5, तो ये 57.3 आ गया, तो 57.3, ठीक है। और क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस, अब इनका क्या होगा, इसका मैंने आपसे क्या कहा था, चाहे वो माइनस योग हो या अंतर हो, गलतियाँ जो त्रुटि है वो हमेशा एडअप होंगी। मतलब ये क्या हो जाएगा 0.2, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया। इसके बाद हमको क्या निकालना है, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि हम कैसे निकालते हैं, तो प्रतिशत त्रुटि आपको मैं बता चुका हूं। हम क्या करेंगे, आपेक्षिक, इसका क्या हो जाएगा, ये अपने पास निरपेक्ष त्रुटि है, ये कौन सी त्रुटि है, निरपेक्ष त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि हम कैसे निकालते हैं, आपेक्षिक त्रुटि आपको पता होना चाहिए। आपेक्षिक त्रुटि मैंने क्या बताया था, तो निरपेक्ष त्रुटि बटे हमारा क्या होता है, वास्तविक मान, ठीक है। तो निरपेक्ष त्रुटि हमारी कितनी है, तो 0.2, और वास्तविक मान कितना है, तो 57.3, है ना। और ये प्रतिशत त्रुटि, देखो इसी अपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या करते हैं, हम 100 का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जब आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई थिंक आपका जो त्रुटि होगा वो कितना निकल जाएगा, तो लगभग 0.35%। आप इसको करके देखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर इसको करके देखिएगा आप लोग को, तो आपको पता चल जाएगा ये कितना हो जाएगा। क्योंकि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 अपॉन कितना हो जाएगा, 57.3। अब इसको कैलकुलेटर का यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जोड़ने और घटाने में हमने ये देखा कि चाहे कोई भी ऑपरेशन हो, तो ये जो इनकी जो मूल अपने पास प्रेक्षण होंगे या प्रेक्षित मान होंगे, ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे, या फिर ये जो मान होंगे इसको हम क्या करेंगे, प्लस जोड़ देंगे या घटा देंगे। बट त्रुटियां हमेशा क्या होंगी, चाहे वो जोड़ने में होगा चाहे वो घटाने में हो, हमेशा क्या होंगी, एडअप होंगी। बस इसको याद रखना है। क्लियर है, चलिए देखते हैं आप किसके लिए देखेंगे, गुणा और भाग के लिए। देखिए गुणा और भाग के लिए क्या होगा, तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ बेटा, कि जैसे मान लीजिए गुणा में अपन क्या करते हैं कि मान लो दो हमारे पास भौतिक राशि है, एक का मापन 1 और इसकी निरपेक्ष त्रुटि हमने क्या बोल दिया, डेले क्या है, निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। और एक हमारे पास क्या है, बी भौतिक राशि है और इसका जो निरपेक्ष त्रुटि होगा ये बी हो गया। लेकिन मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। मैं सिर्फ गुणा का बताऊंगा, भाग के लिए सेम है, सेम आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ गुणा का बता देता हूँ, बाकी आपका भाग का बहुत इजीली बन जाएगा। अच्छा ये रिजल्टेंट आ गया हमारे पास, इसको मैंने आर से देता हूँ, रिजल्ट को आर से दिया, ठीक है ना, ये रिजल्ट है। तो हमारे पास इन दोनों का क्या होगा, मैं गुणा करता हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है, फाइनली
मैंने क्या किया, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो देखिए इससे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो a इंटू बी प्लस a इंटू डेल बी, है ना, हो जाएगा a इंटू डेल बी प्लस डेल ए इंटू बी, ऐसे ही होगा। और फिर हमारे पास हो जाएगा प्लस डेल ए, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा इंटू डेल बी, ये हमारे पास रिजल्ट होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर ए बी का भाग दे देता हूँ, किसका भाग दे देता हूँ, इस ये जो पूरा इक्वेशन है इसमें ए इंटू बी का भाग दे देता हूँ। भाग देने पर तो देखिए क्या हो जाएगा आर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ए इंटू बी, आर ए इंटू बी। अच्छा, यहाँ पर जो हम निकालने जा रहे हैं, जो रिजल्ट मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, थोड़ा सा समझिएगा ना। तो ये रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर ये जो अपन को मिल रहा है निरपेक्ष त्रुटि के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो ये आर की जगह मैं इसको क्या लिखूंगा, आर प्लस डेल आर, क्योंकि भाई रिजल्ट भी तो मुझे त्रुटि के साथ ही मिलेगा ना, मैं गुणा त्रुटि के साथ कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे जो आर मिलता, यदि मान लो भौतिक राशि ए है, इसका मापन ए और बी, एब्सोल्यूट वैल्यू ए और एब्सोल्यूट वैल्यू बी है, तो इसका जो अपन को गुणा मिलेगा वो ए भी मिलेगा, ये रिजल्ट मिला ना अपन को। लेकिन यदि उसी को त्रुटि ए की निरपेक्ष त्रुटि क्या है, डेल ए, बी की निरपेक्ष त्रुटि क्या है, डेल बी, बात समझ में आ रही है। तो दो त्रुटि के साथ करूंगा तो रिजल्ट भी मुझे किसके साथ मिलेगा, त्रुटि के साथ मिलेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ए अपॉन बी का, जैसे यहाँ पर तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आर प्लस डेल आर, और देखिए आर इज इक्वल टू क्या है ए। अच्छा, फिर से भाई यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर, आर की जगह मैंने ए बी लिख दिया, रिजल्टेंट ए इंटू बी, है ना। तो प्लस ये हो जाएगा डेल आर इज इक्वल टू ए बी प्लस ए डेल बी प्लस डेल ए बी प्लस डेल ए इंटू डेल बी, है ना। अब देखिए यहाँ पर ए बी से ये ए बी कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास क्या है डेल आर, ठीक है, और इज इक्वल्स टू, तो मैं क्या हो जाएगा तुम्हारे ए डेल बी प्लस डेल ए बी, डेल ए, ये बी क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये निरपेक्ष त्रुटि है डेल ए, प्लस यहाँ पर दोनों निरपेक्ष त्रुटियों का गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, किससे ए बी से भाग दे देता हूँ, किससे, यहाँ लिख देता हूँ इस समीकरण को किससे भाग दे रहा हूँ, ए बी से भाग देने पर, तो देखो ए बी से भाग दूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी, इसके बटे में भी क्या आ जाएगा ए बी, इसके बटे में भी क्या आ जाएगा ए बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ए से ए कैंसिल, है ना, ये बी से बी कैंसिल, है ना, तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट क्या हुआ, तो ये क्या हुआ देखो डेल आर अपॉन आर, ये रिजल्टेंट वैल्यू है ना, इस ए बी को क्या लिख सकता हूँ, यार लिख सकता हूँ, बस समझ में आ रही थी, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ देखिए ये, तो इसको मैं पहले लिखता हूँ, तो डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। अब इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो जो अपेक्षित त्रुटि है बेटा ध्यान देना, ये अपेक्षित त्रुटि क्या होती है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, मान लो ये त्रुटि इतनी आई और ये त्रुटि इतनी है, ऐसे तो होता है। अभी तक हमने क्या निकाला था, देखो 25.5 धन ऋण 0.1, तो जो त्रुटियां होती हैं वो बहुत कम होती है, और इन दोनों का यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा देखिए, ये क्या आ जाएगा 1 ही होगा, और यहाँ पर देखिए 2, 1 और ये 2 यहाँ पर ये आ गया, तो ये संख्या क्या होगी और छोटी होगी। और यदि मैं उसके बटे क्या कर दूं, देखिए 0.1 के बटे 100 कर दूंगा, तो आपको सोच कर देखिए कि ये कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी, तो ये संख्या तो बहुत छोटी हो जाएगी। इसको हम क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, क्योंकि देखिए एक छोटी संख्या से दूसरी छोटी संख्या का गुणा कर दें, यदि मान लो ये पहली संख्या होगी, दूसरी संख्या भी ये 0.001 हो जाए, तो हमारे पास ये कितना होगा 0.00001 हो जाएगा, तो किसके बराबर हुआ, अप्रोक्सीमेटली 0, है ना। ये काफी छोटी हो जा रही है संख्या, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या है, तो हमारे पास चाहे वो गुणा हो चाहे वो भाग हो, बस समझ में आ गई, चाहे यदि वो भाग भी होता a अपॉन बी भी होता, तो उस समय मुझे निकालना कैसे पड़ेगा, बस सेम ये प्रोसेस चलेगा, हम ये रिजल्टेंट लेकर चलेंगे, बस समझ में आ रही।
जैसे हमारे पास ये रिजल्ट होगा, रिजल्ट के लिए आप सीधे डायरेक्ट भाग दे देंगे, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसका अपेक्षिक त्रुटि निकालनी है। ये क्या है, अपेक्षिक त्रुटि है। ये क्या है, अपेक्षिक त्रुटि है। डेल ए क्या है, निरपेक्ष त्रुटि है। ठीक है, अब यदि मुझे निरपेक्ष त्रुटि निकालनी होती तो डेल आर, इस आर का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ये डेल ए अपॉन ए, ठीक है, इंटू आर प्लस डेल ए डेल बी अपॉन बी इंटू आर। ये मुझे क्या मिल जाएगा, इसका निरपेक्ष त्रुटि मिल जाएगा। बात समझ में आ रही। तो इस तरह से ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट का निरपेक्ष त्रुटि हम ऐसे निकाल लेंगे। सो आपको करना कुछ नहीं है, चाहे वो गुणा हो चाहे भाग हो, ये वाला आपको ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इज दैट क्लियर। तो गुणा और भाग के लिए आपको ये रिजल्ट हमेशा याद रखना है। ये अपने पास रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट में ये निरपेक्ष त्रुटि है किसकी, रिजल्ट की, और उसको हम इस तरह से लिखेंगे। दो एलिमेंट हमारे पास ए और बी है, उसकी निरपेक्ष त्रुटि देखो इस तरह से दी होगी, और उसका गुणा जब निकालेंगे तो हमारे पास इस तरह से हमको रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यंग प्रत्यास्था गुणांक हमको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो y इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल, ये गुणा है पाई आर स्क्वायर एल, ये तो कांस्टेंट है, इसको अभी छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर है, ठीक, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख सकता हूँ, ठीक है। ये भाग में, ये दोनों गुणा में है, ये भाग में, और ये भाग में, ये दोनों गुणा में। तो देखिए जब ये दोनों गुणा में है तो ये हमारे पास वैल्यू है, तो रिजल्ट की जगह मैं क्या लिखूंगा, देखिए रिजल्ट की जगह मैं क्या लिखूंगा भाई, वाई, ये यहाँ पर हमको क्या दिया, ये रिजल्ट है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल वाई अपॉन वाई लिखेंगे। बस समझ में आ रही। अब ये दोनों गुणा में है, इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो इसमें अपन को प्रतिशत त्रुटि बोला है, देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, डब्ल्यू भार आर, एल प्रारंभिक लंबाई है, आर त्रिज्या है, और एल लंबाई में वृद्धि की प्रतिशत त्रुटियां। प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं प्रतिशत त्रुटि, तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी आपेक्षिक त्रुटि में 100 का गुणा करते हैं। तो डब्ल्यू की आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी, तो डेल डब्ल्यू अपॉन व्हाट, डब्ल्यू, जो उसका वास्तविक मान होगा, बस समझ में आ रही ना, उसकी निरपेक्ष त्रुटि अपॉन वास्तविक मान इंटू 100, है ना। तो इनकी हम अलग अलग जो प्रतिशत त्रुटि है, देखिए इनकी प्रतिशत त्रुटि हम कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हम इसको पहले गुणा में है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो डेल डब्ल्यू, नहीं पता वैल्यू तो हम ऐसे मान तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा, देखिए एल की जगह क्या लिखूंगा, डेल एल अपॉन एल, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, भाग में, चाहे वो भाग में हो या गुणा में हो, दोनों के लिए फॉर्मूले वही वाले लगेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन आर, रियल वैल्यू इसकी। फिर आर कितने बार है, 2 बार है, तो हम इसको कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, देखिए यहाँ पे डेल आर अपॉन आर। फिर क्या है अपने पास, डेल एल लंबाई में वृद्धि अपॉन, ठीक है। अब इनकी प्रतिशत त्रुटियां भी हमको दी हुई हैं, तो भाई प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए कितने का गुणा करना पड़ता है, 100 का। तो मैं इन सब में कितने का गुणा कर देता हूँ, 100 का गुणा कर दूंगा। तो ये 100 का गुणा देखो, इस 100 का गुणा इसके साथ, 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 तो सबकी प्रतिशत त्रुटि हमको दी हुई है भाई। इसका मान हमको दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान, तो ये हमारे पास 0.5%। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, 0.5 लिखूंगा नहीं, ये इसका मान मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, 0.5, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, प्रारंभिक लंबाई एल, एल का प्रतिशत त्रुटि कितना है, 1, तो मैंने 1 लिख दिया, इसको चाहिए तो परसेंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1%, बस समझ में आ रही। 3% है, ये कितना हो जाएगा, 3 किसका, आर का, देखिए ये आर का है ना, ये हमारे पास क्या है, आर त्रिज्या, तो पहले कितना है 0.5, फिर 1, फिर 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स लिखोगे। देखो ये भी, इसका वैल्यू 3 है ना, ये 3 + 3 प्लस हमारे पास क्या है 4, लिख दीजिए 4%, ठीक। देखिए कितना हो जाएगा, 3 + 3 6, और ये 6, 3 3 6 और 4 10 और 11, तो क्या हो गया 11.5%। ये तो मतलब हमको ये प्रतिशत त्रुटि किसकी मिल गई, इस y की प्रतिशत त्रुटि क्या मिल गई हमको, ये y की, यहाँ लिख देता हूँ, y की प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, y की प्रतिशत त्रुटि,
प्रतिशत और इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो डेल वाई प्रतिशत त्रुटि यही निकालते ना, अपेक्षित त्रुटि इंटू 100, यही प्रतिशत त्रुटि होती है। अब क्या बोलता है, y का सन्निकट मान याद कीजिए बोलता है। यदि y का मान कितना है, इतना है, तो भाई ठीक है, हमको जो दिया हुआ है उसी को हम डायरेक्ट रख देते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। ये वैल्यू दिया हुआ है ना, हमको निकला क्या, कौन सा वैल्यू निकला है, देखिए यहाँ पर 100 इंटू डेल वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू वॉट, क्या दिया हुआ है हमको इसका वैल्यू, तो 11.5%। अब y का, ये y का वैल्यू अपन को दिया हुआ है, y का वैल्यू, तो हम क्या निकाल लेंगे, देखिए डेल वाई इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट क्या करूंगा मैं, y का मान कितना दिया हुआ है, देखिए ये y है, इसको इधर गुणा कर देता हूँ, तो कितना है 18.79 गुना 10 गुना क्या हो जाएगा 11.5 बटे कितना 100। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो ये जो वैल्यू है ये y का क्या हो जाएगा, सन्निकट मान हो जाएगा। अब इसको कैसे निकालना है, तो कुछ मत करना, इसका गुणा इसके साथ कर देना और जो भी वैल्यू आएगी उसको आगे यहाँ पे लिख देना। तो ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो गुणा में हमको करना क्या है, जो भी हमको मान दिया होगा यहाँ पर, ठीक है ना, उसको हम इस तरह से ही लिखेंगे, कैसे, उनके अपेक्षित। यदि केवल त्रुटि बोलता हो, प्रतिशत त्रुटि हमको दी है, तो हम डायरेक्ट क्या कर दिया, 100 का गुणा करके, देखो इधर 100 कर दिया गुणा, इधर 100, ये इसकी प्रतिशत त्रुटि होगी, किसकी, y की प्रतिशत त्रुटि। ऐसे निकालेंगे y की प्रतिशत त्रुटि, उसका अपेक्षित त्रुटि इंटू 100, यही तो निकालते हैं ना प्रतिशत त्रुटि में। वही काम हम इनमें इनके लिए भी किए, गुणा के लिए भी प्लस, भाग के लिए भी प्लस, बस आपको कुछ और याद नहीं रखना है, गुणा के लिए भी प्लस और भाग के लिए भी प्लस। इज दैट क्लियर। एक एग्जांपल और देखते हैं और आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ बेटा, एक चीज और बता देता हूँ, वो क्या है, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ऐसा हो सकता था, कैसे, यदि मान लो मुझे क्या गया, वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है एक, ठीक, ये हो गया एक। तो हम क्या करेंगे, मुझे क्या निकालना है इसका, तो डेल ए अपॉन ए, तो मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर डेल आर अपॉन आर प्लस आर कितने बार है, 2 बार है, तो डेल आर अपॉन आर, ठीक है। यदि यहाँ पर देखो डेल आर अपॉन आर, डेल आर अपॉन आर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 डेल आर अपॉन आर, ऐसा लिख सकता था। यदि आर क्यूब होता तो कितने बार जोड़ता, 3 बार जोड़ता, जोड़ देता है यहाँ पे डेल आर अपॉन आर, जोड़ता कि नहीं, यहाँ पर कितने 1 2 और ये 3 हो जाता, ठीक है। यहाँ पे यदि कितना होता 5 होता है, या फिर मैं मान लो क्या बोलता है यहाँ पर पावर n है ना, तो यहाँ पर क्या जाता है n, तो जितनी पावर है वो कहाँ जाएगी, सामने। एक इजी चीज बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जितनी पावर होगी वो कहाँ जाएगी, यदि n की पावर यहाँ पे मैंने बोला 1 2 तो 2 बार लिखा था, 3 तो n तो m बार, तो भाई उसको हम क्या करें, इतने बार तो जुड़ रहे हैं ना, उसको n लिख सकते हैं। यदि मेरे पास क्या है a टू दी पावर n है, क्या r बराबर, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसकी अपेक्षित त्रुटि कैसे निकालूंगा, डेल आर अपॉन आर, क्या हो जाएगा n डेल a अपॉन a, ऐसे लिख सकता हूँ। यदि मेरे पास ऐसा एक्सप्रेशन आ गया a टू दी पावर n और b टू दी पावर m और c टू दी पावर mn और c टू दी पावर अपने पास 2 बोल देते हैं ऐसे, और ये हमारे पास क्या है y, तो इसमें अपेक्षित त्रुटि देखो सब क्या है, गुणा में, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो देखिए डेल y अपॉन y इज इक्वल्स टू, क्या लिख दूंगा, ये जो भी पावर है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल a अपॉन a प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा m डेल b अपॉन b, इस b की अपने पास निरपेक्ष त्रुटि जो भी होगी वहाँ लिख देंगे, और वैसे ही प्लस 2 डेल c अपॉन c, इस तरह से। यदि मान लो ऐसा हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है रूट a b की पावर 3 अपॉन c, ये हमारे पास आ जाता है, ये r बराबर मैं ऐसे लिखता हूँ। इस रूट का मतलब क्या होता है, a की पावर 1/2 b की पावर 3 अपॉन c, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम इसमें निकालेंगे तो डेल आर अपॉन आर, ये क्या हो जाएगा 1/2 डेल a, जो पावर है वो कहाँ जाएगा, सामने, वो चीज़ हमको यहाँ से मिल गई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये प्लस
बी है तो उसकी जगह में क्या है 3 डेल बी अपॉन बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल सी अपॉन सी। ये इसकी क्या हो गई अपेक्षित त्रुटि। और सब कैसे होगी देखो यहाँ पर, चाहे गुणा हो या भाग हो, ये सब क्या हो रही है ऐड हो रही है। ये गुणा है इसमें भी क्या हो रही है ऐड हो रही है, इसमें भी क्या हो रही है ऐड हो रही है। अपेक्षित त्रुटियां हमेशा क्या होंगी ऐड होंगी, चाहे भाग होगा या गुणा होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, उसमें और इजीली आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा इजी भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि एक भौतिक राशि P 4 मापित राशियों है ना A B C तथा D से निम्न प्रकार संबंधित है, ठीक है ना। P इज इक्वल्स टू क्या दिया है a क्यूब इंटू बी स्क्वायर डी रूट सी अपॉन डी रूट सी। ये इनके मापों में प्रतिशत त्रुटियां हमको दी गई है। प्रतिशत त्रुटियां मतलब हम जानते हैं कि प्रतिशत त्रुटि क्या होती है भाई, जैसे हम इसके तो P की प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, सीधी सी बात है। तो हमको मालूम है अपेक्षित उसका क्या होता है आप ये निरपेक्ष त्रुटि और ये उसका वास्तविक मान जो होगा इनटू क्या 100, ये हमको क्या देता है परसेंट त्रुटि देता है। अच्छा गुणा और भाग के लिए, और अभी मैंने घातांक अभी जस्ट बताया हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे डेल पी निकालेंगे, और इसका परसेंट त्रुटि निकालना है, इसका प्रतिशत त्रुटि निकालना है, तो कितने का गुणा करेंगे 100 है ना। तो यहाँ पर कैसे निकलेगा देखो, ये ए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 पावर 3 है ना, जस्ट अभी बताया जितने की पावर होगी आपको कुछ नहीं करना है, डेल ए अपॉन ए, ठीक है। अभी तो अपन ऐसे निकालते हैं, सीधे सीधे में लिख रहा हूँ ना। इसके बराबर अपन क्या लिख सकते हैं 3 डेल ए अपॉन ए प्लस यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर है, कितने बार है 2 बार है, तो 2 बार मैं ऐसे लिखूंगा डेल बी अपॉन बी प्लस यहाँ पर डी एक ही बार है तो मैं एक ही बार लिखूंगा डेल डी अपॉन बी प्लस। अब देखिए यहाँ पे रूट है, रूट का मतलब क्या होता है कितने की पावर 1/2 की पावर, सी में कितने की पावर 1/2 की पावर, तो पावर जो है वो सामने आ जाता है, तो हमारे पास क्या होता है डेल सी अपॉन सी, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है प्रतिशत त्रुटि, तो मुझे क्या करना होगा इधर 100 का गुणा कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा परसेंट त्रुटि मिल जाएगी, ये प्रतिशत त्रुटि। बस समझ में आ रही। तो ये P की प्रतिशत क्या बोला उसने, P के मान में प्रतिशत त्रुटि निकाली, मुझे इस P के मान में प्रतिशत त्रुटि, तो P के मान में प्रतिशत त्रुटि हमको ये मिल गया कि नहीं मिल गया भाई। इधर मैंने 100 का गुणा किया है तो इधर भी क्या करना पड़ेगा 100 का गुणा करना पड़ेगा। और प्रतिशत त्रुटि के लिए आप जानते हैं कि डेल ए अपॉन डेल ए, इसका गुणा 100 के साथ होगा तो प्रतिशत त्रुटि हुआ है ना। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय, देखो पहले के लिए प्रतिशत त्रुटि, ए के लिए प्रतिशत त्रुटि क्या है देखिए ए के मान में 1 तो ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। फिर बी के लिए कितना है 2, और तो ये अपने पास बी के लिए प्रतिशत त्रुटि कितनी है 3, तो 2 गुना 3% हो जाएगा। वैसे ही यदि अपन डी के लिए देखें तो डी के लिए कितनी है 4, तो ये अपने पास डी के लिए 4, ठीक है। और प्लस 1/2 सी के लिए प्रतिशत त्रुटि कितनी है, अच्छा इसको चाहो तो आप एक स्टेप और बढ़ा सकते थे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए, इसके लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। चलो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप एक स्टेप और बढ़ा देना। चलो क्या हो जाएगा डेल पी अपॉन पी इंटू 100, यही प्रतिशत त्रुटि है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते थे क्या कि 3 डेल ए अपॉन ए प्लस 2 डेल बी अपॉन बी प्लस डेल डी अपॉन डी। ये कैसे निकला लिखा हूँ मैंने, इस एक्सप्रेशन से ये लिखा हूँ, देखिए ये जो लिखा हूँ इस एक्सप्रेशन का है, ठीक है ना। त्रुटियाँ क्या होती हैं अपेक्षित त्रुटियाँ ऐड होती हैं और उनका जो घातांक है वो सामने आ जाता है, ये हमने देखा हुआ है भाई। इसमें 100 का गुणा किया हूँ तो इस पूरे में भी कितने का गुणा करूंगा 100 का गुणा करूंगा ये। अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय डेल ए अपॉन ए इंटू 100 है ना, प्लस 2 डेल बी अपॉन बी, ये अपेक्षित त्रुटि हुई, और इसमें 100 का गुणा किया तो प्रतिशत त्रुटि हो गई, प्लस डेल डी अपॉन डी गुना 100 प्लस 1/2 डेल सी अपॉन सी गुना 100। अब देखो ये ए की प्रतिशत त्रुटि हो गई, ये बी की प्रतिशत त्रुटि हो गई, ये बी की प्रतिशत त्रुटि हो गई, और ये सी की प्रतिशत त्रुटि हो गई। देखिए ए की प्रतिशत त्रुटि कितनी 1% प्लस बी की प्रतिशत त्रुटि कितनी, देखिए बी की परसेंट तो 2 गुना 3% प्लस डी की 4%, ठीक है, और प्लस 1/2
इसकी कितनी है सी की 2%, तो ये 2%, तो 2 से एक बार का कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो देखिए जोड़िए यहाँ पर 3 1 जा 3 प्लस 2 3 जा 6% प्लस ये हो जाएगा 4% और ये 2 से एक कैंसिल हो गया तो प्लस 1%। आगे कितनी हो गया देखिए यहाँ पे, तो 6 और 3 9 और 4 13 और एक 14, मतलब 6 3 9 10 4 14, ये 14%, ये 14% क्या होगा इसकी, ये क्या होगी पी की प्रतिशत, ये क्या होगी पी की प्रतिशत त्रुटि। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, प्रतिशत में दे दिया जाएगा चाहे किसी भी संख्या, मतलब या तो आपको ए बी का वैल्यू मतलब निरपेक्ष त्रुटि दे दे, तो निरपेक्ष त्रुटि देगा तो आप निरपेक्ष त्रुटि और उसको वास्तविक मान दे देगा, मतलब आपको ऐसा देगा वैल्यू कैसे देगा a इज इक्वल्स टू, है ना, 4 प्लस माइनस अपन बोल दिया 0.3, तो ये किसका वैल्यू है तो डेल ए का वैल्यू, ये किसका वैल्यू है तो a, है ना, तो ये याद रखिए ये निरपेक्ष त्रुटि हो गई और ये इसका वास्तविक मान हो गया। बात समझ में आ रही, तो उससे हम ये निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से आपने देखा होगा कि हमको त्रुटियों में जो कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा योग गुणा और भाग, योग अंतर गुणा और भाग के लिए, अब हम कल देखेंगे सार्थक अंक किसे कहेंगे और हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और सार्थक अंकों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, वो सारी चीजें कल देखेंगे। ठीक है।